जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एजाज अहमद एक बार फिर हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज भी अहम खबरें हैं। पीटीआई एक बार फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाराज हो गई। कहते हैं मुकदमा से अपने आप को अलग कर लें। क्यों कहते हैं ये आपको बताएंगे। भुट्टो रेफरेंस के हवाले से एतजाज हसन ने, वो पंजाबी में कहते हैं, नया कट्टा खोल दिया, नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। इस पर बात करेंगे। साइफर केस की फर्द जुर्म आयद हो गई, मगर इमरान खान के वकील कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। बल्ला मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से खुद पर लगाए गए जानिबदारी के इल्ज़ामात का भी नोटिस ले लिया। इस पर भी आपसे बात करेंगे। और फिर आखिर में आपको नून लीग के हवाले से एक अहम खबर से आगाह करेंगे। साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, रनडाउन आपने सुन लिया। अब तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। पीटीआई एक बार फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाराज़ हो गई है। पीटीआई का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जानिबदार हैं। हालांकि ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जिन्होंने कई मुकदमात में इमरान खान को, जब तमाम रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बहुत तवील अरसे से अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, जब वो भी ये समझ रहे थे कि ज़मानत नहीं मिलेगी तो उन्होंने ज़मानतें दी। और भी बहुत सारी जो है मामलात में बहुत सारे मकामात पर पीटीआई को सपोर्ट किया, उनको इंसाफ दिया और इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। अब मामला क्या है, पीटीआई क्यों नाराज़ हुई है? बज़ाहिर तो चंद फैसले जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी वजह से नाराज़ है, लेकिन बुनियादी फैसला गुज़िश्ता रोज़ का फैसला, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से एग्जोनरेट कर दिया, यानी बरी कर दिया। पीटीआई ने इस फैसले पर तनकीद की। पीटीआई का हक है तनकीद करना, लेकिन आज का ये बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देता है कि पीटीआई इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नाराज़ हुई। अब दरख्वास्त दायर हो गई है। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त दायर की। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर क्या फैसला करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब। एतजाज हसन ने आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की। वो गए अंदर, बाहर भी आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इमरान खान के हवाले से तो जो उन्होंने बात की वो आप सब देख चुके होंगे टीवी पर, लेकिन उन्होंने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है भुट्टो रेफरेंस के हवाले से। उनसे ये सवाल किया गया था कि वो भुट्टो रेफरेंस में वकील क्यों नहीं है, या अमैकस क्यूराए यानी अदालती माविन क्यों नहीं बने, क्यों उन्होंने इनकार किया। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पर ही मलबा डाल दिया। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी ने एक इंटरव्यू में, बल्कि 2 रोज़ पहले, ये कहा था कि हम एतजाज हसन का एहतराम करते हैं बतौर पीपल्स पार्टी, इसलिए उनकी हर बुरी बात को भी कबूल करते हैं। यही समझिए कि एतजाज हसन उसी एहतराम की वजह से नाराज़ भी हैं। उनका ये कहना है कि जब ये रेफरेंस फाइल हुआ 2011 में, तो बाबा रवान ने रेफरेंस फाइल किया था। उसके बाद बाबा रवान का अदालती लाइसेंस मनसूख हो गया था। फिर मुझे पीपल्स पार्टी ने वकील कर लिया था और मैंने बहुत तैयारी भी कर ली थी जवाबदेह प्रोग्राम इफ्तिखार अहमद के साथ, जिसमें जस्टिस वसीम हसन शाह ने यह कबूल किया था कि अदालती दबाव पर भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात थी। मैं मुकदमा लड़ता तो चंद घंटों में मुकदमे का फैसला हो जाना था, लेकिन फिर मैं रात को सोया हुआ था कि पीपल्स पार्टी वालों का फ़ोन आया अचानक और उन्होंने मुझे कहा कि आपने अदालत में पेश नहीं होना, तो फिर मैं अदालत में पेश नहीं हुआ। और उनका ये कहना था कि मैं बदकिस्मती है, मैं चाहता था मुकदमा लड़ना, लेकिन चूँकि मैं इस केस से वाबस्ता रहा हूँ तो हिमायकस क्यों, तो मैं इसी वजह से नहीं बना। लेकिन उन्होंने ये कह कर के पीपल्स पार्टी ने उनको रोका था, एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से इसका जवाब हम ज़रूर तलब करेंगे जब भी मौका मिला, और ये पूछेंगे कि उन्होंने एतजाज हसन को क्यों मुकर्रर नहीं किया। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अगली खबर नाज़रीन आपको बल्ले के निशान के हवाले से बताई थी कि बल्ले का बल्ला नून लीग के, और माफ़ कीजिएगा, पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, कल फैसला होगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद चूँकि दरखास्तें उसके खिलाफ आई हुई हैं, अकबर एस बाबर वगैरह ने फाइल की हुई हैं, तो इलेक्शन कमीशन, अब कल इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाएगा कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। लेकिन कल अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई है, ताहम माफ़ कीजिएगा, कॉज लिस्ट आ गई लेकिन वक्त नहीं आया। तो टाइम जो है वो बाददा कंफर्म होगा कि किस वक्त होगा। लेकिन इसी से एक और ख़बर भी जुड़ी है नाज़रीन।
खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से अपने ऊपर जानिबदारी के इल्ज़ामात का नोटिस ले लिया है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। 7 दिसंबर को पीटीआई ने इलेक्शन कराया। 8 दिसंबर को जवाब जमा कराया इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद जो है वो ये पीटीआई की जानिब से ये कहा जाने लगा, मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाने लगा कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है, सर्टिफिकेट ऑफ इशू नहीं कर रही है इलेक्शन के हवाले से, और बल्ले का निशान हमें नहीं दे रही है। उसके लिए नाज़रीन एक प्रोसेस है, वो आप सब भी जानते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2002 के मुताबिक जो हर जब सियासी जमात होती है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जमा कराती है इलेक्शन कमीशन में, और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनका इंतखाब कराने का, पार्टी इलेक्शन कराने का तरीक़ाकार दर्ज होता है। पीटीआई का जो पार्टी इलेक्शन का तरीक़ाकार है वो बहुत, हमने पहले भी आपको बताया कि बहुत तवील है। वार्ड से इलेक्शन शुरू होगा और फिर चेयरमैन तक जाएगा। चेयरमैन का इलेक्शन कराने का एक ख़ास तरीका है। इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो लोग उसके मुखालफत में गए हुए हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने ये प्ली लिया और उन्होंने रिकॉर्ड भी पेश किया है कि जो इलेक्शन हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा में एक छोटी सी जगह पर हुआ। उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं थी, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ था। इलेक्शन शेड्यूल अगर जारी नहीं होता तो फिर इलेक्शन तो नहीं हो सकता। इलेक्शन शेड्यूल में इस बात की तफसीलात दर्ज होती हैं कि किस तारीख को किस वक्त तक इलेक्शन कमीशन से आप नॉमिनेशन पेपर हासिल कर सकते हैं, कब तक जमा कराएंगे, फिर उनकी स्क्रूटनी कब होगी, फिर एतराज़ात कब फाइल होंगे, और फिर नामजदगियाँ कब वापस ली जा सकती हैं, और फिर सर्टिफिकेट कब जमा कराना होता है, जो भी है ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं। पीटीआई के में जो बज़ाहिर प्रोसेस सामने आया, हम मीडिया में हमें भी नहीं ये पता चला कि इलेक्शन का कोई शेड्यूल क्या है। तो और अकबर एस बाबर तो गए थे पार्टी सेक्रेटेरिएट। बहरहाल उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस ले लिया है, और इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि जो इलेक्शन हुआ है उसका हमने जायज़ा लिया है। पीटीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किया है, और ज़राए ये कहते हैं कि उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो इलेक्शन जो पीटीआई के आइन में दर्ज तरीक़ाकार है उसके तहत उस तरीक़ाकार के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए। यानी इस बात का ख़तरा मौजूद है कि कल अगर पीटीआई ये फैसला सुनाता है ईसीपी पीटीआई इलेक्शन के हवाले से, तो ये फैसला भी आ सकता है कि ये इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है, क्योंकि पीटीआई जो है वो यूँ समझिए कि फेल हो गई है अपने ही आइन पर अमल दरामद में। आइन पर अमल दरामद और कानून पर अमल दरामद के मुतालबात पीटीआई का बहुत महबूब मशगला भी है, लेकिन अगर वो इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे देता है तो ये फैसला बिल्कुल जायज़ होगा, क्योंकि जो लेकुनस मौजूद हैं उन लेकुनस की मौजूदगी में कोई ये नहीं कहेगा आइनी और कानूनी माहिर भी कि ये इलेक्शन आइनी है अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला देता है, क्योंकि अगर वो मिसिंग है, शेड्यूल जारी नहीं हुआ, वोटर्स लिस्ट मौजूद नहीं है, कौन वोट डालने का अहल है कौन नहीं है ये उसी वोटर लिस्ट से पता चलता है। तो ये मामला जो है वो पीटीआई के गले पड़ सकता है। और हम आपको बहुत संजीदगी से माजी में भी बताते रहे कि पीटीआई जो है वो अपने काम कर लेती है, लेकिन वो ये नहीं देखती है कि उसमें लकूनस मौजूद है, फिर वो दूसरे पर इल्ज़ाम धरती है। बाकी सियासी जमातें भी यही करती हैं, लेकिन जिस तवातुर से पीटीआई ये करती है और फिर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है, वो बाकी जमातें नहीं कर पाती। बाकी जमातें इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, निकम्मी है, उनको जो भी कहा जा सकता है। लेकिन अब नाज़रीन अगली खबर की जानिब आते हैं, साइफर केस की जानिब। आज शाह महमूद कुरैशी और कायद पीटीआई जो हैं बानी चेयरमैन इमरान खान हो पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद हो गई। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म है, पढ़कर सुनाई गई उन्हें, और उसमें बात वही है कि आपने ये किया, और तमाम चार्जेस उसमें फ्रेम किए गए हैं कि जी एक साइफर जो है जो एक खुफिया दस्तावेज होती है उसको आपने लीक किया, आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, क्लास सेक्शन की खिलाफ वर्जी की, ये तमाम चीज़ें उसमें दर्ज हैं। ये केस की बुनियादी ज़रूरत होती है, और लीगली कोई भी केस उस वक्त तक प्रॉपरली केस नहीं कहला सकता, या केस अदालत में वो जो है वो शुरू नहीं हो सकता जब तक फ़र्द जुर्म आयद ना हो। फ़र्द जुर्म आयद होने से जो पहले के मामला होते हैं अदालत में ही चल रहे हों, वो तहकीकात के ज़ुमरे में आते हैं, अदालत को मुतमईन करने के ज़ुमरे में आते हैं, एडमिसिबिलिटी पर मामला होते हैं। लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि अब इस केस का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है और इसका अंजाम जल्द होगा, और ये किसी भी वक्त मुलजिम को या तो सज़ा हो सकती है या बरी हो सकता है। फ़र्द जुर्म आयद होने का ये है, फ़र्द जुर्म आयद ना हो तो फिर ये मरहला नहीं आ सकता, यानी फ़ैसले का मरहला नहीं आ सकता।
اب دیکھتے ہیں آگے. لیکن عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں باہر روک لیا گیا تھا، ہم تاخیر سے اندر جا سکے اور ہمارے سامنے فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے سامنے فرد جرم عائد نہیں ہوئی تو اس لیے فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی. اب قانونی پوزیشن ناظرین یہ ہے جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی جو متعلقہ دفعات ہیں ان کے تحت فرد جرم عائد کرنے کے لیے وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس ملزم کا ہونا جج کے سامنے ہونا ضروری ہے جس پر فرد جرم عائد ہونا ہے. پی ٹی آئی نے ماضی میں فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے یہ پلی بھی اختیار کی تھی کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو بٹھا لیا جائے، ان کی سیکیورٹی کو خدشہ ہے، اور دیگر کیسز میں، یہ سائفر میں نہیں لیکن دیگر کیسز میں. لیکن اس وقت بھی یہی اپیل کیا گیا تھا عدلیہ کی جانب سے کہ عمران خان کی موجودگی جج کے سامنے کمرہ عدالت میں ضروری ہے. دیگر ملزمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک جج کے سامنے موجود نہ ہو ملزم، اس وقت تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملزم کو پھر جج کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. اور آج جب یہ 2 صفحات پر مشتمل فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی تو عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب معاملہ چلے گا اور اب اس کا فیصلہ ہو جائے گا. 2 سے 4 ہفتے میں یہ فیصلہ متوقع ہے، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آ سکتا ہے، کیونکہ شواہد بہت اسٹرانگ ہے. عدالتوں کے بارے میں پیشین گوئی کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے شواہد دیکھ کر. شواہد بہت اسٹرانگ ہے ناظرین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ پیش ہو جائے گواہ کے طور پر. یہ لازمی، یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ ان کے قریبی ذرائع یہی کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب ناظرین آپ کو سناتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے بڑی خبر. جب نون لیگ لندن میں تھی، یعنی نواز شریف صاحب لندن میں تھے، تو اس وقت جہانگیر ترین اور علیم خان لندن جاتے تھے، بہت ملتے تھے، دونوں باہم شیر و شکر تھے. پھر استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے. اون چودھری کو بعد ازاں ان کی جو سینئر وائس نائب صدر ہیں اور اطلاعات کی ذمہ دار ہیں فردوس حاشی کاوان صاحبہ، انہوں نے ایک نوٹس بھی جاری کر دیا تھا کہ آپ نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی. وہ نوٹس تو ہوا میں گم ہو گیا اور فردوس حاشی کاوان بھی اس کا جواب نہیں دیتی کہ اس نوٹس کا کیا بنا. وہ نواز شریف کو لینے گئے تھے، جہانگیر ترین کا طیارہ تھا، اور وہ نواز شریف کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے لاہور لے کر گئے اس ہیلی کاپٹر میں. اور اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہوئیں، بہت بام شیر و شکر رہے. لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ کے اندر پھٹا پڑ گیا ہے. نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات تو نواز شریف صاحب آپ نے کی تھی، ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہمیں آپ کیوں ٹکٹ نہیں دیں گے. کیونکہ ان حلقوں میں جہاں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں، مضبوط امیدوار، وہاں نون لیگ کے اپنے بہت سارے مضبوط امیدوار ہیں. خاص طور پر جہانگیر ترین کی جو دودھنا کی سیٹ ہے اس پر پھٹا پڑ گیا ہے، اور نون لیگ پس و پیش سے کام لے رہی ہے جہانگیر ترین کو یقین دہانی کرانے میں کہ وہ ان کے خلاف امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. کیونکہ جب جہانگیر ترین تھے پی ٹی آئی کے ساتھ اور وہ نائل ہو گئے اور ان کے بیٹے علی ترین الیکشن لڑے، تو صدیق بلوچ جو نون لیگ کے وہاں سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، انہوں نے مشکل ترین حالات میں وہ الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیت کر دکھایا. جہانگیر ترین کے بیٹے کو شکست ہوئی تھی. اب صدیق بلوچ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ انتہائی برے وقت میں کھڑے رہے. اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو اس کا اثر لودھنا کے دیگر حلقوں پر بھی پڑے گا. تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے اب نواز شریف اس میں کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، یہ بات بھی دیکھنے کی ہے. لیکن اطلاعات یہی ہے کہ لودھنا میں، ایون کہ لاہور میں، علیم خان کے حلقے میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مسلم لیگ نون کو مشکل ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہی ہے. حالانکہ وہاں ایک کمیٹی بن گئی ہے جو دیکھے گی کہ ٹریڈیشنلی کون سے حلقے جے یو آئی کے اسٹرانگ ہیں، اس طرح فیصلہ ہو جائے گا. لیکن بائی اینڈ لارج ان حلقوں میں بھی نون لیگ کو مشکلات ہو رہی ہیں، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان حلقوں میں اس کے لوگ ہیں، ان کی پوزیشن بہتر ہے اور وہ ناراض بھی ہو رہے ہیں. ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے، آج کی خبریں اتنی ہی تھیں. آخر میں آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ ویڈیو ضرور دیکھیں، لائک کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، لیکن ساتھ اپنے تبصرے سے بھی آگاہ کیجیے. آپ کے تبصرے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. خدا حافظ.